वेलकम टू दी वायर वर्ल्ड कप स्पेशल। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट वाजिद रजा इस्फहानी। वाजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। मास्टर जाहिद भाई कैसे ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक। वाजिद भाई क्या हुआ आज मैच का? ये तो बिल्कुल ही यकीन करें कि हमारी तवक्कुआत से बिल्कुल मुख्तलिफ मैच हो गया। देखिए बहुत सारे पाकिस्तानियों की तबक़ात से मुख्तलिफ है, लेकिन मैं ये समझ रहा था इसका रिजल्ट कुछ इसी तरीके से आएगा। उसकी वजह ये कि आप गुज़श्ता चंद सालों से जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं, आप में और इंडिया क्रिकेट में बहुत फ़र्क है। आप ऐसे नहीं नंबर 1 से नंबर 6 पे आ गए और इंडिया ऐसे नहीं नीचे से नंबर 1 टीम बन गया है। तो उन्होंने मौजूदा दौर की क्रिकेट खेल रहे हैं। आप अभी तक 80s 90s की ओडीआई क्रिकेट T20 पे लगा रहे हैं, तो उसका नतीजा ये निकलेगा। और इसकी शिकस्त की सबसे बड़ी वजह भारत के खिलाफ मैच में वो बाबर और रिजवान है। बाबर की कप्तानी तो चलिए हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बाबर और रिजवान की जो बैटिंग है वो हमेशा पाकिस्तान को शिकस्त के दहाने पे ले जाती है। लेकिन बाद में जो टेल एंडर्स हैं वो अच्छी रन्स खेल के, अच्छी तेज खेल के पाकिस्तान को मैच जिता लेते हैं, लेकिन अमूमन पाकिस्तान को शिकस्त होती है। देखिए बाबर और रिजवान पाकिस्तानी टीम के लिए एक तबाही है। आप समझते हैं कि ये बहुत अच्छा रन्स कर रहे हैं, बाबर दुनिया में सबसे ज़्यादा रन्स बना रहे हैं, लेकिन बाबर के सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए दुनिया में 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम 3000 या उससे ज़्यादा रन्स बनाए T20 क्रिकेट में, जिसमें बाबर नंबर 1 है और शायद रिजवान 5वें या 6वें नंबर पे। लेकिन उन 9 खिलाड़ियों में बाबर और रिजवान वाहिद खिलाड़ी है। वाहिद 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, यानी उन 9 खिलाड़ियों में जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 3000 या उससे ज़्यादा रन्स बनाए, उनमें बाबर और रिजवान वो खिलाड़ी हैं जिनका स्ट्राइक रेट 130 से कम है, यानी 130 से कम है। तो इतने रन्स बनाने के बाद भी अगर आपका स्ट्राइक रेट अच्छा ना हो, इसमें आपने कमज़ोर टीमों के खिलाफ भी बहुत मैचेस खेले हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये मौजूदा दौर की क्रिकेट के मुताबिक नहीं खेल रहे। बाबर आजम ने 114 इनिंग्स में 71 छक्के लगाए हैं अब तक की क्रिकेट में T20 में, जबकि कोहली ने उनसे 3 इनिंग्स कम खेली हैं और 117 छक्के लगाए। आप अंदाज़ा लगाएँ कि बाबर और रिजवान ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं इन 9 प्लेयर्स में से जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 3000 से ज़्यादा रन बनाए हैं और इन दोनों ने अभी तक 100 से ज़्यादा छक्के नहीं लगाए, जबकि बाकी तमाम 7 प्लेयर्स 100 से ज़्यादा छक्के लगा चुके हैं। ये तो मैंने आपको ओवरऑल बताया। तो आज के मैच में भी ऐसा हुआ, जब आपको ये सामने एक टारगेट था 120 रन, यानी हर बॉल पे 1 रन बनाना है और पावर प्ले एक ऐसा सेशन होता है जिसमें आप ज़्यादा रन्स बना के अपनी स्ट्राइक रेट अच्छी करके, और ये मैच तो आपको 3 या 4 ओवर्स पहले फिनिश कर लेना चाहिए था। तो पहले 6 ओवर में पावर प्ले में आपके 35 रन्स थे और पूरे पावर प्ले में आपने 1 छक्का और 2 चौके लगाए थे। इंडिया जो पहले बैटिंग कर रहा था, उसने अपने पावर प्ले में 50 रन बनाए थे, हालाँकि उसके दोनों ओपनर रोहित शर्मा और विराट कोहली आउट हो चुके थे, वो प्रेशर में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना रन्स मेंटेन रखा। तो पहले 6 ओवर्स में उनके 50 रन थे, 2 आउट थे, जिसमें उनके 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। आप देखिए वो किस तरह से शुरू से मैच को तेज खेल रहे थे, हालाँकि उनकी आखिरी 7 विकेटें 8 ओवर्स में 30 रन के इज़ाफे के बाद गिर गई। वो उनको बहुत नुकसान हुआ, अगर वो नहीं गिरती तो शायद वो 150 से रन ज़्यादा बनाते और पाकिस्तानी मैच 60 या 70 रन से हार जाते, क्योंकि इतना प्रेशर देख के पाकिस्तानी टीम बौखला जाती जो है। ये हमेशा प्रेशर में आ जाते हैं और हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। देखिए आज आपने बाबर के आउट होने के बाद उस्मान को भेज दिया, उसको कुर्बानी का बकरा बना दिया आपने। एक नया बच्चा आया है इंडिया के खिलाफ मैच में, वर्ल्ड कप में आपने उसको वन डाउन भेज दिया, आपके पास क्या फ़खर नहीं था? उन्हें डर था कि अगर हमने फ़खर को भेज दिया तो फ़खर आउट हो जाएगा, टीम और प्रेशर में आ जाएगी। उसका क्या हुआ, रिजल्ट निकला कि उस्मान स्लो खेला डर के मारे, ज़ाहिर उससे रन्स नहीं बन रहे थे, इतने बड़े मैच में उसको नीचे भेज दिया, ठीक है नीचे, लेकिन आपको यहाँ पे फ़खर को खेलना चाहिए था, जो आज से 7 साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया के खिलाफ सेंचुरी बना चुका, उसका एक रन था, लेकिन फ़खर ने भी आके वो हमाकत की, जब उसने एक छक्का मार लिया, मैच थोड़ा तेज़ खेल लिया, तो इस तरह उठा के खेलने की क्या ज़रूरत है हाई हाई बॉल को जो उसके ऊपर आ रही थी, बाउंस बॉल को, तो ये फ़र्क था। पाकिस्तान के पहले 10 ओवर में 57 रन्स थे और 1 आउट था। आप अंदाज़ा लगाएँ हमने पहले 10 ओवर में 60 रन्स भी नहीं बनाए थे, तो ज़ाहिर है फिर हम पे प्रेशर बढ़ गया। देखिए ऋषभ पंत को आज बहुत मौका मिला, उनके साथ किस्मत की दीवी आज साथ थी, लेकिन उन्होंने 31 बॉलों पे 42 रन्स बनाए। तेज़ खेला, 100 से ऊपर उनका स्ट्राइक रेट था। उसी के मुकाबले में आप रिजवान को देखें
تو انہوں نے 44 گیندوں پر 31 رن بنائے جو پاکستان کو لیڈ ہو گئے. اسی طرح اگر بابر اعظم ٹیسٹ کھیلتے آج تو آج یہ رزلٹ نہیں ہوتا. تو چونکہ یہ شروع سے ہی اپنے لیے کھیلتے ہیں، ٹیم کے لیے سوچتے، تو اس کا نتیجہ دیکھ لیں. لیکن بابر اعظم جب یو ایس اے سے میچ آ رہے اس میں بھی انہوں نے امریکہ کے خلاف، یعنی بچہ ٹیم جس سے پاکستان ورلڈ کپ سے پہلے صرف 28 میچ کھیلے ہوں، اس ٹیم کی بالنگ اٹیک کے خلاف بابر اعظم نے 24 گیندیں کھیلنے کے بعد پہلی باؤنڈری لگائی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا سلو کھیل رہا ہے. بابر اعظم نے اب تک جتنے بھی رنز بنائے انٹرنیشنل کرکٹ میں ان ٹیموں کے خلاف، کسی کے بھی خلاف اس کا 150 اسٹرائک ریٹ نہیں ہے. جبکہ اس سے کم میچز کھیل کے کوہلی کی 2 ٹیمیں ایسی ہیں جن کے خلاف 150 سے زیادہ اسٹرائک ریٹ ہے. تو آپ کوہلی کا بھی نام مقابلہ کرائیں، کبھی بابر سے بہت فرق ہے. کوہلی ٹیم کے لیے کھیلتا ہے، بابر اپنے لیے کھیلتا ہے، رضوان اپنے لیے کھیلتا ہے. ہم سمجھتے ہیں رنز بنا رہے ہیں، 50 اسکور کر رہے ہیں، لیکن اوپنر جائیں گے تو آپ رن زیادہ بنائیں گے، موقع زیادہ آپ کو ملے گا. لیکن آپ سلو کھیلتے ہیں، ٹیم پریشر میں آ جاتی ہے، نتیجہ اس کے سامنے. واجد بھائی، پچ کا کتنا بڑا رول ہے اس میچ کے اندر؟ دیکھیے پچ جو تھی ہمیشہ فاسٹ بالر کے، یہ والی جو نیو یارک کی پچ ہے، اس میں جو 4 میچز کھیلے گئے تھے اس میں 45 وکٹیں لی ہیں فاسٹ بالرز نے. تو فاسٹ بالرز کا بہت اس میں اہم کردار تھا. اور آپ نے دیکھا آج پاکستان کی طرف سے تمام جو وکٹیں ہیں وہ فاسٹ بالرز نے لی ہیں، اسپنرز کو کوئی وکٹ نہیں ملی. آج آپ نے شاداب کو بالنگ تک نہیں دی. آپ کو اندازہ تھا کہ شاداب اس پچ پہ کامیاب نہیں ہوگا، آلریڈی وہ اتنا کامیاب نہیں چل رہا ہے. یہ تو بابر اعظم کی دوستی کی خاطر یہاں تک کھینچ کے آگے نا، جس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑا. نہ اس سے آپ نے بالنگ کرائی، نہ اس سے بیٹنگ ہوئی شاداب سے. اور عماد وسیم وغیرہ نے اچھی بالنگ کرائی، لیکن عماد وسیم آپ کو بتائیں مکمل فٹ نہیں ہے. آج آپ نے ان کو میچ تو کھلا دیا، لیکن وہ اپنی نہ بالنگ نہ بیٹنگ سے اتنا متاثر کر سکے. بالرز آپ کے بالر اچھا کھیلے، نسیم نے اچھی بالنگ کرائی، حارث روف کو آخر میں اچھی وکٹیں مل گئی، شاہین نے اچھی بالنگ کرائی. لیکن انڈیا، چونکہ آپ دیکھیں بمراہ جو ہم بات کر رہے تھے میچ سے پہلے، اور ہمارا یہی تھا کہ اگر میچ تھوڑا سا پھنسا تو سیکنڈ لاسٹ اوور یہ بمراہ کو دیں گے، کیونکہ بمراہ میچ کو اتنا پھنسا دے گا کہ آخری اوور ارشدیپ اتنا اس کو مشکل نہیں ہوگا. اور وہی ہوا کہ اتنے رنز تھے. نسیم نے آخر میں بہت کوشش کی، لیکن جتنا جذبہ نسیم میں آپ نے دیکھا وہ آخر میں رو بھی رہے تھے، اتنا پاکستان کے کسی 10 کھلاڑی میں نہیں تھا جو آج کھیل رہے تھے. وہ اتنی جان مارتے تو میچ ہم بہت پہلے جیت چکے تھے. ہمیں اپنا اسٹرائک ریٹ بہتر کرنا تھا یہ میچ جیت کے. اب ہم مائنس میں چلے گئے، یعنی اب تو ناممکنات میں سے ہے کہ آپ اگلے راؤنڈ میں جائیں، کیونکہ آپ کو اپنے اگلے دونوں میچ جو آپ کے بے شک کمزور ٹیموں سے بہت اچھے مارجن سے جیتتے ہیں. لیکن امریکہ کے آلریڈی 4 پوائنٹ ہے. اب امریکہ کو اگر میچ ہار بھی جاتا ہے انڈیا سے، لیکن اس کا اپنا اگلا میچ بہت ایزی ہے. تو امریکہ تو میرے خیال میں پاکستان کو بیٹ کر کے آگے پہنچ جائے گا، اور یو ایس اے اور انڈیا کی ٹیم ہوگی جو سپر 8 میں جائے گی. اچھا واجد بھائی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میچ ہے، چونکہ بہت بڑا میچ ہے، انڈیا پاکستان کا ہمیشہ سے بڑا میچ رہا ہے، کیا یہ بڑے میچ کا پریشر ہم نہیں جو ہے برداشت کر پاتے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ٹیم ہے وہ ٹیم کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب پریشانی کا شکار ہو جاتی؟ دیکھیں جب آپ کا کپتان اعصابی طور پر مضبوط ہوگا نا، اور وہ میچ جیتنے کے لیے کھیلے گا، اپنی اننگز بنانے کے لیے نہیں کھیلے گا. اگر میچ جیتنے کے لیے کھیلے گا تو پھر ٹیم بھی اسی ڈگر پہ چلے گی. لیکن جب دیکھیں یہ تو ہم باہر بیٹھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں نا کہ بابر اور رضوان ٹیم کے لیے نہیں کھیل رہے ہیں، جو ایک جوڑی ہے. تو کیا ٹیم کے لڑکے یہ اندازہ نہیں لگاتے ہوں گے؟ تو ان کو تو بخوبی اندازہ ہوگا. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ بابر اور رضوان اتنی پرفارمنس نہیں کر رہے ہیں اور اپنے لیے کھیل رہے ہیں، تو آٹومیٹک جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کا بھی اتنا رجحان نہیں ہوتا. وہ بھی اپنی اننگز بچا رہے ہوتے ہیں، اپنا کیریئر بچا رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم اپنی پرفارمنس کر لیں اور ٹیم جائے بھاڑ میں. آج نتیجہ آپ کے سامنے. تو مجھے تو آج واجد بھائی یقین کریں کہ آج کا میچ دیکھ کے مجھے سرفراز کی بڑی یاد آئی. آپ کیا سمجھتے ہیں آج اگر میں آپ کو کہوں کہ کمپیئر کریں سرفراز ورسز بابر، تو کمپیریزن کیا ہوگا؟ دیکھیں سرفراز اور بابر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں سرفراز نے اپنے پورے کیریئر میں 100 انٹرنیشنل میچ میں پاکستان کی کپتانی کی ہے سرفراز احمد نے. اور اس کا وننگ جو کامیابی کا جو تناسب ہے، وننگ ایوریج، وہ ہے 61%. یعنی پاکستان کی تاریخ میں سرفراز احمد سے کامیاب کپتان کوئی نہیں آیا ہے جس نے کم از کم 30 انٹرنیشنل میچز کھیلے ہوں. جبکہ بابر اعظم کی جو وننگ پرفارمنس ہے انڈیا کے میچ سے پہلے بھی 62 تھی. آپ اندازہ لگا لیں کہ بابر اعظم کی جو وننگ پرفارمنس ہے وہ 55 ہے. آپ اندازہ لگا لیں 61 اور 55 میں کتنا فرق ہے. اور بابر سرفراز احمد نے پاکستان کو، آپ کو پتا ہے، انڈر 19 کا ورلڈ کپ جتایا، چیمپئنز ٹرافی جتائی،
11 लगातार सीरीज जिताई। T20 में विनिंग परफॉर्मेंस है सरफराज अहमद की 78%, जो पाकिस्तान की हाईएस्ट है, बल्कि दुनिया में असगर अफगान के बाद नंबर सेकंड है जो कामयाब तरीन कप्तान है। असगर अफगान ने, जो अफगानिस्तान के कप्तान हैं, उन्होंने कमजोर टीमों के खिलाफ फतवाहत हासिल किए, जबकि सरफराज की तमाम मैचेस जो थे ज्यादातर वो स्ट्रॉन्ग टीमों के खिलाफ थे। जबकि बाबर आजम ने की जो कप्तानी है वो T20 में वो कम है, उनकी विनिंग परफॉर्मेंस 55 के करीब है, यानी बाबर आजम की विनिंग परफॉर्मेंस कम है बनस्बत सरफराज से। सरफराज को आपने गलत मौके पर हटाया। एक सीरीज आपने हारी क्योंकि सरफराज आपको अच्छा नहीं लगता था, आंखों में चुभता था, तो सरफराज को आपने हटा दिया और बाबर आजम को कप्तान बना दिया। बाबर आजम को कम से कम 2 साल पहले आपने कप्तान बना दिया। आप सरफराज को साथ रख के बाबर को ग्रुप करते, लेकिन चूंकि आपको सरफराज पसंद नहीं था, चाहे वो मिसबा हो चाहे वो वकार हो। 2015 का वर्ल्ड कप आपको याद है जो खेला गया था, उसमें सरफराज को मैच नहीं खिला रहे थे और उमर अकमल से विकेट कीपिंग भी करा रहे थे और उसको ओपनर भी भेज रहे थे, यानी बैटिंग भी भेज रहे थे। जब पाकिस्तान शुरू में मैचेस हारा, बहुत प्रेशर आया, तो सरफराज को उन्होंने पहले मैच में खिला दिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ और उसको ओपनर भेज दिया। उसमें उसने 50 स्कोर की और उसके अलावा उसने विकेट के कप में 6 कैच पकड़ के वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर किया। इंतहाई प्रेशर में पाकिस्तान वो मैच जीता। फिर उसको अगले मैच में फिर ओपनर भेज दिया, तो सरफराज ने आयरलैंड के खिलाफ मैच में सेंचुरी स्कोर की। देखिए, सरफराज को सिर्फ नाकाम होने के लिए वकार नहीं की चाल चली, लेकिन वो उलट पड़ गया और सरफराज, अल्लाह का शुक्र है कि उसने सुरखरू हुए और उन्हें परफॉर्मेंस दी। बाद में उनको कप्तान बनाया और उसके बाद पाकिस्तानी टीम माशाल्लाह से उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने बहुत कामयाबी हासिल की। तो सरफराज को हटाने से जो नुकसान हुआ वो आज तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं, और बाबर आजम ने जो अपनी दोस्ती का जो ग्रुप बनाया हुआ है और आज आपने उसका खमियाजा भुगता, जो उनकी पूरी जो उनके दोस्त यार थे, चाहे वो शादाब हो चाहे जो भी हो, तो उसका रिजल्ट आपने देख लिया कि पाकिस्तानी टीम नंबर 1 से जो सरफराज ने शुरू किया, छठे नंबर पर आ गई है और अमेरिका जैसी टीम से हार गई है। अच्छा, एक बड़ा हैरानकुन जो फैसला जो मैं समझता हूँ कि आज की टीम सिलेक्शन में हुआ, वो ये हुआ, आपने देखा कि शादाब को खिलाया गया, हालांकि शादाब लेग स्पिनर हैं, शादाब से एक ओवर भी नहीं कराया गया। हम्म। अगर शादाब की जगह पे किसी अच्छे बैट्समैन को खिलाते तो आप नहीं समझते कि फैसला मुख्तलिफ होता? देखिए, आपके पास साइम अयूब था, ठीक है, आपके पास आजम खान था, लेकिन जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले आजम खान के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे कंपेन चलाई गई, वो पंजाब के सहाफ़ी की तरफ से और कराची के सहाफ़ी की तरफ से, आप बताएंगे तो मैं नाम भी ले लूंगा। एक बाकायदा मुहिम चलाई गई कि इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ आजम खान की कि इसको टीम में होना चाहिए था, कि वो फिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने एक हक मारा एक टैलेंटेड लड़के का जो उसकी जगह टीम में शामिल हो सकता था, चाहे वो साहबजादा फरहान हो या कोई और भी हो। लेकिन एक बाकायदा मुहिम चलाई गई, इसको टारगेट किया गया और उसको शुक्र है आज के मैच में वो नहीं खेला, वरना आज का सारा मलबा उसके ऊपर उतर जाता। परफॉर्मेंस आपके सामने आ गई है, जो इतने बड़े बड़े चैंपियन थे सब नीचे हो गए। लेकिन इससे पहले भी तो टीम में बहुत सारे लड़के ऐसे खेले हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। 1992 के वर्ल्ड कप में इकबाल सिकंदर की आपको पता है कि जो शमूलियत थी वो सवालिया निशान थी, लेकिन इमरान खान कप्तान थे, उन्होंने शामिल किया। मंसूर अख्तर इससे पहले इमरान खान की कप्तानी में खेलते रहे। रिजवान जमाए तो ये कोई परफॉर्मर तो नहीं था, लेकिन कप्तान को सिलेक्ट करता था। अब सिलेक्शन कमेटी ने आजम को परफॉर्म इसलिए शामिल किया था कि वो हिटर अच्छा है। ये बदकिस्मती रही है कि ट्रेनिंग सेशन हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसको बहुत ट्रोल किया गया है। आज़म खान की मेंटली पोजीशन ऐसी नहीं थी जो वो परफॉर्म करता, तो उससे परफॉर्मेंस वैसी भी नहीं हो रही थी और उससे परफॉर्म नहीं हुआ तो उसको ड्रॉप कर दिया। अच्छा फैसला था, लेकिन आज आपको साइम अयूब, क्योंकि आप स्पिनर आपके पास ऑलरेडी इफ्तिखार और इमाद वसीम इमाद खेल थे। रहे थे। आपको जरूरत नहीं थी किसी स्पिनर को खिलाने की। शादाब को अगर आपने एज ए बैटर खिलाया था तो आप शादाब को ऊपर भेजते, फिर छठे सातवें नंबर में भी आप उस्मान खान की जगह शादाब को भेजते, तो ये होता कि शादाब अगर विकेट लूज भी करता अपनी, तो पीछे आपके बैट्समैन था, तेज खेलने के चक्कर में हो सकता है कि वो रन स्कोर कर लेता। तो कप्तानी बहुत बुरी थी और टीम सिलेक्शन बहुत बुरी थी, जिसका नतीजा आपने देख लिया। अच्छा, अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अपने ग्रुप के अंदर कहीं कोई इस तरह के चांसेस हैं कि हम कोई क्वालिफाई कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान के ग्रुप में शायद 0.1% भी चांस नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपके अब 2 मैच रहेंगे कनाडा और आयरलैंड से। आप बिलफर्ज ये दोनों मैच जीत भी जाते हैं, तो कितने रन रेट्स आपका बेहतर होगा, जो आपको, यानी 2 मैच जीत के आप 4 ही पॉइंट होंगे ना आपके। अमेरिका के इस वक़्त ऑलरेडी 4 पॉइंट हैं, ठीक है? अमेरिका ने पाकिस्तान को हराया, कनाडा को हराया और उसका रन रेट सबसे अच्छा है। तो उससे क्या होगा कि अब उसका अगला मैच है आयरलैंड से। आयरलैंड से अगर वो मैच हार जाता है, तो मैं नहीं समझता कि बहुत बुरे मार्जिन से हारेगा। इंडिया तो शायद इसको बुरे मार्जिन से हरा दे, लेकिन फिर भी उसका पाकिस्तान से रन रेट अच्छा होगा।
تو وہ شاید میں بھی کوالیفائی کر سکے. انڈیا تو تقریباً کوالیفائی کر ہی جائے گا. اچھا، آپ سمجھتے ہیں جس طرح ہم یو ایس کے میچ سے بہت زیادہ ڈیجیکٹڈ تھے ایز اے پاکستان، آپ سمجھتے ہیں کہ یو ایس کے میچ میں پاکستان کا ہارنا کسی طرح کی کوئی اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سازش آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ حالانکہ وہ میچ گزر گیا، پرفارمنس بھی ختم ہو گئی، پاکستان کی اب کوئی چانسز بھی نہیں ہے، لیکن یو ایس اور پاکستان کے میچ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ پاکستان اور یو ایس اے کے میچ میں میری تھوڑی سی تھنکنگ چینج ہے. شاید لوگوں کو یہ بات ہضم نہ ہو، لیکن آپ اس کو اس زاویے سے بھی سوچیں. بالفرض یہ پاکستان میچ جان بوجھ کر ہارا ہے یو ایس اے سے، اور یہ صرف ان کھلاڑیوں کی مرضی نہیں ہے، یہ بھی شاید بورڈ کی مرضی ہو، شاید وہ آئی سی سی کی مرضی ہو. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں. دیکھیں، اس وقت امریکہ میں کرکٹ ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اور امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے. اگر امریکہ میں کرکٹ کو فروغ دینا ہے تو اس کے لیے کم از کم آسٹریلیا کا فتوحات، یو ایس اے کا فتوحات حاصل کرنا بہت ضروری ہے. اور پاکستان چونکہ ایک عالمی چیمپئن ٹیم رہی ہے اور گزشتہ سال کی ورلڈ کپ کی فائنلز بھی ہے، تو اس کو ہرا کے ایک بہت بڑی خبر بنی جو یو ایس اے کے اخبارات میں اور کی میڈیا میں شائع ہوئی. اگر پاکستان یو ایس اے میچ نہیں جیتتا تو یو ایس اے کی پرفارمنس ابھی اتنی ملی جلی رہی تھی. بنگلہ دیش کو تو اس نے میچ میں ہرایا تھا ایک میچ میں، لیکن اتنی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی تھی. اس ورلڈ کپ سے پہلے یو ایس اے نے 2 ہی بڑے میچ جیتے تھے، ایک آئرلینڈ کے خلاف اور ایک بنگلہ دیش کے خلاف، جو حال میں جیتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی کوئی بڑی پرفارمنس نہیں تھی. تو اس کامیابی سے یو ایس اے کی ٹیم کو بہت بوسٹ ملا ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ 2028 کا اولمپکس جو لاس اینجلس میں ہوگا وہ یو ایس اے میں ہو رہا ہے. اور یو ایس اے میں اس بار جو اولمپکس ہو رہا ہے اس میں کرکٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے، خواتین کا ایونٹ اور ایک مردوں کا ایونٹ. تو اس ایونٹ میں امریکہ کی دلچسپی بڑھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتح بہت ضروری تھی، کیونکہ اس سے کرکٹ کو فروغ ہوگا. آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں، 1983 کا ورلڈ کپ انڈیا جیتا اور اس نے 2 بار کی دفاعی چیمپئن ویسٹ انڈیز کو ہرایا، جو اس وقت کی بہت اسٹرانگ ٹیم تھی. شاید میرے اس وقت اگر انڈین فینس یا انڈین عوام یہ میچ دیکھ رہی ہوگی، یہ ہمارا یوٹیوب چینل یہ کلپ دیکھ رہی ہوگی، تو وہ شاید میری اس بات سے ناراض ہو جائے اگر میں یہ کہوں کہ وہ میچ، وہ ورلڈ کپ انڈیا کو جتایا گیا تھا تاکہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے اور انڈیا کو اس کے بعد اسپانسر، انڈین اسپانسر دیکھیں. اس سے پہلے تینوں ورلڈ کپ 75، 79 اور 83 کا ورلڈ کپ انگلینڈ کا اسپانسر تھا پروڈینشیل، جس کے تحت تینوں ورلڈ کپ ہوئے. اس کے بعد 87 کا ورلڈ کپ ریلائنس کا جو ہے وہ انڈین کمپنی تھی جو پاکستان اور بھارت میں منعقد ہوا. اور اس کے بعد جو پیسہ آیا اس سے کرکٹ کو اتنی شہرت ملی پوری دنیا میں، پیسہ ہی پیسہ کرکٹ پایا، وہ انڈین پیسہ تھا. اگر وہ میچ ورلڈ کپ انڈیا شاید نہ جیتتا تو شاید یہ ڈیلے ہو جاتا. انڈین پیسہ انڈیا ورلڈ کپ جیتا ہے، انڈیا میں کرکٹ بہت تیزی سے پھیلی. اس سے پہلے ون ڈے کرکٹ میں اتنی بڑی ٹیم نہیں تھی. 85 میں اس نے امریکہ کپ جیتا اور اس کے بعد جا کے اس نے 2011 میں کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا، اور اس سے پہلے اس نے 2007 میں T20 کا ورلڈ کپ جیتا. تو انڈیا کو اتنا گیپ لگا ورلڈ کپ جیتنے میں. تو میں سمجھتا ہوں وہ فتح جس طرح انڈیا کو کرکٹ میں فروغ دینے میں کامیاب رہی اور پیسہ لانے میں آئی سی سی کو کامیاب بھی ملی، اسی طرح یو ایس اے کو پاکستان کے خلاف جو جیت ہے اس سے یو ایس اے میں کرکٹ کو فروغ ملے گا. اور اگر یو ایس اے کے اسپانسرز کرکٹ ٹورنامنٹ میں آئیں گے تو اس سے آئی سی سی کو بہت فائدہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہار یا جیت ہے، بظاہر جو ہمیں ہار جیت نظر آتی ہے، اس کے پیچھے پوری ایک لابی کام کر رہی ہوتی ہے جو کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کر رہی کرکٹ کی بہتری کے لیے دیکھیں، ایشین کرکٹ کونسل کو اپنا ووٹ آئی سی سی میں پکا کرنے کے لیے اپنے ٹیسٹ کا جو درجہ حاصل کرنے والے ممالک ہیں ان کے ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے. چونکہ انڈیا کا آپ کو پتہ ہے پیسہ رہا ہے، ایشین کرکٹ بورڈ بہت اسٹرانگ رہا ہے. تو پاکستان، بھارت اور سری لنکا تو پہلے تھے ہی جو ٹیم ٹیسٹ کھیلنے کا درجہ رکھتے تھے. پھر چوتھی ٹیم بنگلہ دیش آئی. بنگلہ دیش کس طرح سے آئی کہ آپ کو پتہ ہے 99 میں جو ورلڈ کپ کھیلا گیا تھا انگلینڈ میں، پاکستان کی ٹیم سب سے مضبوط ٹیم تھی. ٹھیک ہے وہ فائنل میں آسٹریلیا سے ایک مشکوک میچ میں ہاری، لیکن اس ورلڈ کپ میں جس طرح پاکستان کی ٹیم بنگلہ دیش سے ہاری ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بنگلہ دیش کو پھر ٹیسٹ کرکٹ کا درجہ مل گیا. اور کہتے ہیں کہ وہ میچ میں پاکستانی کرکٹرز نے اتنا پیسہ کمایا، جتنا پیسہ وہ لگا سکتے تھے اس وقت ان کی جیب میں تھوڑا لگایا. ایون کھلاڑیوں نے اپنی گھڑیاں تک بیچ دی. یہ ایک الزام ہے پاکستانی ٹیم پر. اور یہ سارے میچ جو تھے وہ ہمارا ایک کرکٹر ہوٹل میں بیٹھ کے فکس کرتا تھا، اور آج کل بھی اس کرکٹر کا نام ٹی وی پہ آ رہا ہے، بہت میڈیا میں ان ہے. تو یہ تو طے شدہ چیز ہے جو سب کو پتہ ہے سامنے کی کس طرح سے ہوتی ہیں. تو بنگلہ دیش کی شکست
मशहूर थी, इस तरह ये यूएसए की शिकस्त भी मशकूक है। नाज़रीन, ये था हमारा वर्ल्ड कप स्पेशल। आपने वाजिद भाई की बातें सुनी। इस बातों पे आपकी राय, हम इसके मुंतज़िर रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अवैध भाई, अब एक जो डिबेट हमेशा से रही है, वो डिबेट ये रही है फिर अगेन बाबर वर्सेस कोहली। अब जबकि 2 मैचेस हो गए हैं, पाकिस्तान दोनों मैच हार गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगेन अगर आप इसके ऊपर आप कमेंट करें बाबर वर्सेस कोहली जो है, तो ज़रा आपका क्या राय होगी? देखिए, बाबर ठीक है, अच्छा खिलाड़ी है, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, रन्स भी स्कोर कर रहा है, लेकिन बाबर मौजूदा दौर की क्रिकेट के मुताबिक इनिंग्स नहीं खेलता। कोहली मौजूदा दौर की क्रिकेट के मुताबिक क्रिकेट खेलता है, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टी20 हो। अ, कोहली का बाबर से इसलिए कोई मुकाबला नहीं है कि तो कोहली सीनियर भी बहुत है, कोहली ने मैचेस भी बहुत खेले हैं, लेकिन कोहली की फतुहात बहुत है। बाबर की फतुहात नहीं है, चाहे वो एज ए कैप्टन हो, चाहे वो एज ए प्लेयर हो। अपनी इंफरादी कारकर्दगी तो बाबर की बहुत है, लेकिन इज्तिमाई परफॉर्मेंस से कोई फ़ायदा नहीं हुआ बाबर आज़म की कारकर्दगी से। उसकी बाबर आज़म ने जितने भी रन्स बनाए, चाहे वो टी20 हो, वनडे हो, दोनों टी20 और वनडे में वो नंबर 1 रहा है। टेस्ट में उसकी अच्छी रैंकिंग नहीं है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तानी टीम को कभी कोई इतना बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ, सिवाय चंद मैचेस के। इसी तरह आप कोहली की बात करें तो कोहली ने हमेशा टीम के लिए खेला और टीम को कई बड़े मैचेस जितवाए भी हैं। आज बेशक कोहली जो है वो नाकाम रहे, लेकिन इस मैच से पहले कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ शायद 6 मैच खेले थे, 5 मैच खेले थे टी20 में, और सिर्फ एक मैच में उनकी 50 नहीं थी। उस मैच में भी 36 स्कोर था, वो भी नॉट आउट। अगर वो नॉट आउट नहीं रहते तो उस मैच में भी 50 करते। आज वो सिर्फ नाकाम रहे, वरना हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ खेले। आप देखिए, पाकिस्तान इंडिया के मैच में कोई परफॉर्म करता है तो हीरो बन जाता है। अगर लगातार एक शख्स परफॉर्म कर रहा है तो यकीनन वो डिजर्व करता है अच्छा खिलाड़ी कहलाने का। और बाबर नहीं परफॉर्म कर रहा तो आप उसको नहीं कहें अच्छा खिलाड़ी, क्योंकि अगर आप सबसे बड़ी टीम के खिलाफ सबसे बड़े मैच में परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो फिर आप कहाँ कैसे अच्छे खिलाड़ी या बड़े खिलाड़ी कहला सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं, हम आज के मैच के ऊपर अगर हम इस मैच की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इस मैच के पीछे अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया का परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा रोल जो है वो आईपीएल रहा है। आईपीएल, अगर मैं कहूँ कि आईपीएल और पीएसएल को अगर आप कंपेयर करें, तो आपकी क्या राय होगी इसके ऊपर? देखिए, आईपीएल में पैसा बोलता है। पैसे की बदौलत में दुनिया भर के बड़े-बड़े खिलाड़ी वहाँ पे आते हैं, और प्रेशर भी ऐसा होता है कि जो दीगर लीग्स में खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, वहाँ पे होता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड उनको प्रेशर में रख के वहाँ से बुलवा के और अपने आईपीएल में खिलाता है। अभी इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से सीरीज़ खेलने की गर्ज से आईपीएल के आखिरी मैचेस छोड़ दिए, जिस पे इंडियन बोर्ड, इंडियन फैन्स, इंडियन मीडिया ने बहुत शोर मचाया कि हमने इनको पूरे मैचेस के पैसे दिए थे और ये किस तरह छोड़ के चले गए। यानी पाकिस्तानी कभी तसव्वुर नहीं कर सकते, हालांकि वो अपने ऑफिशियल मैच खेल रहे थे अपनी नेशनल टीम की तरफ से, और उनके एग्रीमेंट में था कि जब वो अपने ऑफिशियल टूर पर जाएंगे तो वो आईपीएल का सीजन अधूरा छोड़ सकते हैं। सब लिखित पढ़त में था, इसलिए इंडियन बोर्ड ने कोई केस नहीं किया। लेकिन देखिए, इंडियन आईपीएल में इतना प्रेशर डालते हैं, दीगर पाकिस्तान की कोई ऐसी नहीं है। अगर देखिए, अभी भारत की कमी तरीन शख्स की बेटी की एक तकरीब थी और पाकिस्तानी प्लेयर्स यहाँ पे थे, खेल रहे थे पीएसएल में, वो उस तकरीब के लिए छोड़ के चले गए। यानी आपने पीएसएल को इतनी अहमियत नहीं दी, लेकिन फिर भी पीएसएल में क्रिकेट पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, और एक जैसे कहना चाहिए कि अच्छी क्रिकेट निकल के सामने आती है, चाहे वो बैट्समैन हो, बॉलर हो। इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसे की चमक-दमक की वजह से क्रिकेट पर कम ध्यान रहता है, खिलाड़ियों के कपड़ों पे, खिलाड़ियों के स्टाइल पे, खिलाड़ियों के खाने पे, खिलाड़ियों की ट्रिप पे, खिलाड़ियों के फैशन पे, खिलाड़ियों की म्यूज़िक पे। ज़्यादातर ध्यान खिलाड़ियों को उस पर रहता है, जबकि पाकिस्तान में ज़्यादातर जितने भी बाहर से खिलाड़ी आते हैं, उनकी 90% तवज्जो क्रिकेट पे होती है। 10% ऐसे होते हैं जो मॉडलिंग कर लेते हैं या किसी कमर्शियल में काम कर लेते हैं। शायद में जितनी क्रिकेट की हमें समझ है, अगर उस समझ को हम सामने रखें तो मेरा ख्याल है कि हमारा सफर क्रिकेट वर्ल्ड कप में तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर है क्या क्रिकेट के अंदर? देखिए, पाकिस्तान का फ्यूचर तो ये है कि अगर आप पाकिस्तान को न्यूट्रल बोर्ड के हवाले कर दें, अगर आप वहाँ रियाज को आपने टीम में शामिल किया हुआ है ऐसे सिलेक्शन में, वहाँ रियाज का अपना क्या म्यार है? आप उसके क्रेडिट पे कौन से ऐसे मैचेस हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जितवाए? लेकिन ज़ाहिर है वो जिस सोर्स से, जिस सिफारिश से वहाँ रियाज सिलेक्शन कमेटी में आए, तो रिजल्ट फिर यही निकलना है। आप दीगर मुल्कों में देख लें कि वहाँ
सिलेक्शन का या मैनेजमेंट का क्या म्यार होता है और पाकिस्तान का क्या म्यार होता है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आप पसंद-नापसंद के कहने पर टीम या सिलेक्शन मुंतखब करेंगे, तो फिर रिज़ल्ट यही निकलना है। हमारा मुस्तकबिल जब बेहतर होगा, जब हम म्यार पे उतरेंगे, म्यार की चीज़ें खिलाएँगे। जो लड़के पीएसएल में या डोमेस्टिक में परफ़ॉर्म कर रहे हैं, उनको टीम में लेंगे तो टीम अच्छी खेलेगी। वरना देखिए, डोमेस्टिक में जो परफ़ॉर्म कर रहे हैं लड़के, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, जब उनको नहीं खिलाया जाता तो बेचारे फिर उनके दिल टूटते हैं। ये उस्मान जो आज पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा है, ये क्यों छोड़ के यूएई की तरफ से खेल रहा था? क्योंकि यहाँ इसको मौका नहीं मिल रहा था, पीएसएल में मौका दिया उसको तो फिर उसको पाकिस्तानी टीम की तरफ से खेलने की परमिशन दी गई। इस तरह माज़ी में आपने देखा है कि इमरान ताहिर या जो भी हो, यहाँ से लड़के छोड़ के चले गए। जब आप मुसलसल अच्छी जी। परफ़ॉर्मेंस दिखाने के बाद भी डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको टीम में मौका नहीं देंगे तो मायूसी दिखाई देगी आपकी। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज के मैच की परफॉर्मेंस को सामने रख के कोई ऐसे प्लेयर जिनको आप समझते हैं कि यार इनको सैक कर देना चाहिए, इनका क्रिकेट में मजीद जो है वो मतलब मौका नहीं मिलना चाहिए इन लोगों को। देखिए, शायद बड़ी बात हो जाएगी, कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिनको आज वर्ल्ड कप के बाद फिलहाल कुछ अरसे के लिए टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए, जिसमें रिज़वान और बाबर हों। क्योंकि देखिए, उन्होंने अपनी एक अज़ारदारी कायम की हुई है, जिसका असर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बहुत बुरा पड़ रहा है। अगर बाबर आज़म और रिज़वान को आप 1 साल के लिए टीम से बाहर रखेंगे ना, तो आप देख लेंगे कि टीम का रिज़ल्ट कैसा रहेगा। टीम फिर बहुत एतमाद के साथ खेलेगी। अभी इन्होंने जो अपनी ग्रुप बंदी की हुई है, जिसका शिकार आप देख लें, नतीजा 120 रन आपसे अगर पूरे नहीं हो सके तो फिर आप इतने बड़े वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी, बाबर की रैंकिंग 4 है दुनिया में, नंबर 3 है रिजवान की रैंकिंग, कोहली नंबर 20 में भी नहीं है। ठीक है, आज परफॉर्म नहीं कर सका। जब वर्ल्ड नंबर 2 प्लेयर्स आपके टॉप के खेल रहे हो टीम में और आप रन नहीं कर सके हो, 120 रन चेज ना कर सके हो, फिर काहे कि आप बड़े खिलाड़ी। तो मैं समझता हूँ बाबर और रिजवान को सबसे पहले टीम से निकालना चाहिए, ताकि टीम पे एक अच्छा असर पड़े और एक नई टीम मुंतखब हो, एक नया कप्तान बनाए, चाहे वो कोई भी हो। बहुत शुक्रिया वाजिद भाई। ये थे वाजिद रजा इस्फहानी, हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट। इंशाल्लाह आपको फर्दर हम मैचेस की परफॉर्मेंस जो है वो बताते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।